सभी को नमस्कार मित्रों। भटनेर आईएएस की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम संघराज्य क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के बारे में हमने बात कर ली है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसे विशेष राज्य हैं जिनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जो कि औसतन राज्यों में नहीं हैं। कुल मिलाकर 11 ऐसे राज्य हैं जिनके लिए विशेष उपबंध किए गए हैं भाग 21 में। हालांकि अगर जम्मू कश्मीर को भी अगर प्लस करें तो 12 ऐसे राज्य हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर को तो हमने बात कर ली है। तो टोटली 11 ऐसे राज्य हैं जिनके बारे में सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन 11 राज्यों के राज्यपालों को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की गई है, राष्ट्रपति को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान कर दी गई है। उसके बारे में अपने को पढ़ना है, कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध। और इस क्रम में हम पढ़ना शुरू करते हैं गुजरात और महाराष्ट्र से। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉइड ऐप पर। हमारी एंड्रॉइड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप YouTube पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स, पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए, तो आप हमारी एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉइड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो आप लोग bhatnerias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहां नजर आ रहा है, सीसेट 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहां पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोस अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोस ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं। तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी, थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दे जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए। देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली है। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260, महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के, प्रीवियस 17 ईयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी
प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉइड ऐप भटनेर IAS डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। देखिए मित्रों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में हम काफ़ी पढ़ चुके हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था वो है 1956। 1956 का ये अधिनियम क्यों पारित किया गया था? क्योंकि जगह जगह भाषाई आधार पर अलग राज्यों के गठन की मांग उठ रही थी, और हमने ऐसा पढ़ा भी हुआ है कि भाषाई आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। बम्बई जो प्रांत था, बम्बई प्रांत में गुजराती भाषा और मराठी भाषा को लेकर आंदोलन चला हुआ था कि गुजराती भाषा जो भाषी लोग हैं उनके लिए अलग प्रांत का सृजन किया जाए, मराठी भाषी जो लोग हैं उनके लिए अलग प्रांत का गठन किया जाए। आपको बता दूं कि गुजरात और महाराष्ट्र हैं, वो दोनों को संयुक्त रूप से हम क्या बोलते थे? बम्बई प्रांत। यानी कि उस समय के बम्बई प्रांत का मतलब क्या था? महाराष्ट्र और गुजरात दोनों। राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा गुजरात का और महाराष्ट्र का गठन नहीं किया गया था। कई बार ऐसा हो जाता है, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा स्पीडली पढ़ लेते हैं और हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम है तो शायद बम्बई जो प्रांत था उसको तोड़कर गुजरात और महाराष्ट्र के रूप में गठित कर दिया गया था। ऐसा नहीं था, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र जो बनते हैं मित्रों, वो बनते हैं 1960 में। 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र दो स्वतंत्र प्रांत बनते हैं, जब बम्बई प्रांत को तोड़कर ये दो राज्य बनाए गए थे, दो प्रांत बनाए गए थे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, प्रश्न ये आ जाता है कई बार, सत्य असत्य में प्रश्न पूछ लेता है एग्जामिनर कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा बम्बई प्रांत को महाराष्ट्र और गुजरात के रूप में पुनर्गठित किया गया, और उसमें आता है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। हम इस एक कथन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा बम्बई प्रांत को तोड़कर गुजरात और महाराष्ट्र नहीं बनाए गए थे। ये बनाए गए थे बाद में 1 मई 1960 में, जब गुजरात का और महाराष्ट्र का पुनर्गठन किया गया था। एक पुनर्गठन अधिनियम द्वारा से पारित किया गया था संसद द्वारा। उस समय के संयुक्त प्रांत को क्या कहेंगे? बम्बई। जब 1956 का ये अधिनियम पारित किया गया था, इसके साथ ही हमारे संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया था 371, जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। संविधान के भाग 21 के आर्टिकल 371 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि आज हम जितना भी हमारी जो वीडियो बनेगी, लगभग 45-50 मिनट की ये वीडियो बनने वाली है, हम केवल 371 के बारे में ही बात करेंगे। इसके 371 के आगे पार्ट हैं ABCDE, काफ़ी सारे पार्ट हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कौन से राज्य के लिए कौन सा आर्टिकल बाद में जोड़ा गया था 371 के क्लॉज ABCD को क्रम में रखते हुए। और आर्टिकल 371 जोड़कर यह प्रावधान किया गया था कि जो बम्बई राज्य है, क्योंकि हम 1956 की बात कर रहे हैं, और मैंने आपको बता दिया कि उस समय महाराष्ट्र और गुजरात नाम के राज्यों का अस्तित्व नहीं था, उसमें बम्बई प्रांत था। और बम्बई प्रांत के कुछ क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे, कुछ स्पेशल प्रोविजंस का उल्लेख किया गया था। आप थोड़ा सा मैं दोबारा बता दूं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन होती है, कन्फ्यूजन की काफ़ी स्कोप है यहाँ पर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, इसी के द्वारा एक और काम क्या किया गया था, इसी समय 1956 में संविधान में आर्टिकल 371 जोड़ा गया था। और 371 के अंतर्गत कुछ राज्यों के कुछ क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान करने का उल्लेख किया गया था। यानी कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके कुछ क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, या उनकी कुछ विशेष अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, उनको बनाए रखने के लिए कुछ प्रावधान आर्टिकल 371 करता है। आर्टिकल 371 में जब जोड़ा गया था, ये लिखा गया था कि बम्बई प्रांत के कुछ क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। और बाद में आपको बता दूं कि 1 मई 1960 को ये बम्बई प्रांत को तोड़कर क्या बना दिया गया मित्रों? महाराष्ट्र और गुजरात दो स्वतंत्र राज्य बना दिए गए। यानी कि अब आर्टिकल 371 क्या कहेगा? आर्टिकल 371 महाराष्ट्र के तथा गुजरात के कुछ क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान करता है। पहले ये बात किसके लिए कह रहा था? बम्बई के लिए। और क्या प्रावधान करता है हम देखते हैं। और आर्टिकल 371 जोड़कर मित्रों क्या प्रावधान किए गए कि जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है विदर्भ और मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र की हम बात कर लेते हैं, और गुजरात का जो क्षेत्र है सौराष्ट्र, कच्छ और शेष गुजरात,
के लिए क्या किया जाएगा, विशेष जो विकास बोर्डों का गठन किया जाएगा, विकास बोर्ड। अब देखिए पूरा वाक्य क्या है। आर्टिकल 371 राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि राष्ट्रपति इन दोनों राज्यों के राज्यपालों को ये आदेश दे सकते हैं कि वो राज्यपाल विदर्भ मराठवाड़ा के लिए और शेष महाराष्ट्र के लिए भी, सौराष्ट्र कच्छ और शेष गुजरात के लिए भी विकास बोर्डों का गठन करे। अब आप कहेंगे कि जब विदर्भ है, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र है तो फिर पूरा महाराष्ट्र क्यों नहीं लिखा। इसका मतलब ये है कि विदर्भ और मराठवाड़ा ये दो क्षेत्र ऐसे हैं, ये दो ऐसे एरियाज हैं जो कुछ हाईलाइट हैं, यानी कि यहाँ पर तो विकास बोर्डों का गठन करना है और उस विकास बोर्ड का मेन फोकस ये होगा कि इन दो क्षेत्रों का विकास किया जाए पहले तो, उसके बाद बाकी के महाराष्ट्र के लिए। इसी तरह गुजरात में पहले सौराष्ट्र और कच्छ पर अपना ध्यान केंद्रित करना है और उसके बाद शेष गुजरात पर। तो आर्टिकल 371 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि राष्ट्रपति इन दोनों राज्य के राज्यपालों को एक आदेश देंगे कि वह विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए विकास बोर्डों का गठन करे। और विकास बोर्ड क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा प्रतिवर्ष और उस रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत करवाया जाएगा ताकि विधानसभा में उस पर विचार विमर्श हो सके। आर्टिकल 371 राष्ट्रपति को यह भी शक्ति प्रदान करता है कि वह सभी जो क्षेत्र हैं जैसे विदर्भ है, मराठवाड़ा है, सौराष्ट्र है, कच्छ है, इनके लिए समतापूर्ण तरीके से धन का वितरण करे। धन का वितरण जो होगा वो किस तरीके से होगा, समतापूर्ण। लेकिन समतापूर्ण का मतलब ये नहीं है कि मान लेते 100 रुपये हैं तो सभी को 25-25 देने हैं। समतापूर्ण का मतलब ये नहीं है। समतापूर्ण का मतलब है कि जो क्षेत्र जितना अधिक पिछड़ा हुआ है उसको उतने ही अधिक धन की आवश्यकता है, जो कम पिछड़ा हुआ है उसका विकास करने के लिए कम धन की जरूरत है, उसको बोलते हैं समतापूर्ण वितरण। तो समतापूर्ण वितरण का मतलब क्या है कि सभी राज्यों के साथ बराबर बराबर व्यवहार किया जाए। जो अधिक पिछड़ा हुआ है उसको अधिक धन की आवश्यकता है, जो कम पिछड़ा हुआ है उसको कम धन की आवश्यकता है। और ये पावर आर्टिकल 371 के तहत इन क्षेत्रों को मिलती है। यानी कि विशेष उपबंध क्या हो गए हैं, अभी हम पढ़ रहे थे 371 में। तो क्या विशेष उपबंध है, विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ। प्रश्न ये भी बन सकता है कि महाराष्ट्र के कौन से क्षेत्रों के लिए आर्टिकल 371 विकास बोर्डों के गठन की बात करता है। गुजरात के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिसके बारे में आर्टिकल 371 विकास बोर्डों के गठन का उल्लेख करता है। तो आपको याद रखना है, विदर्भ है, मराठवाड़ा है, इधर सौराष्ट्र और कच्छ है। ये है महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष उपबंध। अगला जो राज्य है मित्रों वो है नागालैंड। हम थोड़ा देख लें, यहाँ पे हमने महाराष्ट्र के बारे में बात कर ली है और हमने गुजरात के बारे में बात कर ली है एक ही बार में, और दूसरे नंबर पे हम पढ़ रहे हैं नागालैंड। देखिए नागालैंड को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं यहाँ पर 6th शेड्यूल की। देखिए 6ठी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, अगर आपको आइडिया है तो आप शायद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 6ठी अनुसूची जो होती है जो है वो कुछ विशेष राज्यों का प्रशासनिक व्यवस्था की बात करती है। और कौन कौन से राज्य यहाँ पे रखे गए हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। अनुसूची 5 भी और अनुसूची 6 भी दोनों ही इन क्षेत्रों के लिए है। अनुसूची 5 में क्या लिखा हुआ है, अनुसूची 5 में लिखा हुआ है कि अनुसूची 5 के तहत जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके प्रशासन किस तरीके का होगा, क्या होगा, उसके बारे में उल्लेख है। यानी कि पूरे भारत के जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, SC ST क्षेत्र हैं। और अनुसूचित 6 जो है वो केवल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की बात करता है। अब जो नागालैंड है, जब हम बात करते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, इस समय जो नागालैंड है वो असम राज्य का ही हिस्सा था और 1956 में नागालैंड को 6ठी अनुसूची में ही रखा गया था, क्योंकि नागालैंड अपने आप में कोई स्वतंत्र राज्य नहीं था। आप समझ रहे हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा जब हमने बात की थी कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, उस समय नागालैंड अपने आप में कोई राज्य नहीं था। नागालैंड असम का ही एक हिस्सा था और उस समय नागालैंड 6ठी अनुसूची में लिखा हुआ एक क्षेत्र था। लेकिन नागालैंड
पुनर्गठन अधिनियम 1962 के अंतर्गत नागालैंड को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला क्या है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत नागालैंड असम का ही एक हिस्सा था और असम छठी अनुसूची में है तो नागालैंड भी छठी अनुसूची में था। लेकिन नागालैंड पुनर्गठन अधिनियम 1962 द्वारा नागालैंड को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और इसके बारे में आर्टिकल 371 में कुछ विशेष प्रावधान किए गए। वो क्या विशेष प्रावधान है हम देखते हैं। और नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए क्या किया गया, 13वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया 1962 में और जो आर्टिकल 371 था उसमें ए या यूँ कह सकते हैं कै जोड़ा गया, यानी कि नया आर्टिकल सृजित किया गया जो सिर्फ नागालैंड के बारे में बात करता है। यानी कि आर्टिकल 371 तो स्पेशल हम ये बात कर चुके हैं कि विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए ही विशेष प्रावधान करता है। लेकिन बाद में इसके क्लॉज बनते गए 371 ए बी सी डी ई, आगे हम चलते रहेंगे। तो पहला जो अमेंडमेंट होता है इस आर्टिकल में वो होता है 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962 के द्वारा और ये प्रावधान होते हैं मित्रों नागालैंड के लिए। प्रश्न बन सकता है कि किस संविधान संशोधन के तहत नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान किए गए, तो वो है मित्रों 13वां संविधान संशोधन अधिनियम। प्रश्न ये भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा आर्टिकल है जो नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान की बात करता है, तो उसमें ऑप्शन बन जाएंगे 371 ए, 371 बी, 371 सी, ऐसे करके। तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल है मित्रों 371 ए। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, इसमें प्रावधान किए गए कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर संसद द्वारा बनाया गया कानून हूबहू लागू नहीं हो सकता। यानी कि कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो संसद द्वारा बनाया गया कानून नागालैंड में लागू नहीं हो सकता। उसके लिए नागालैंड की जो सांस्कृतिक विशेषता है उसको ध्यान में रखना होगा और नागालैंड की सांस्कृतिक जो विशेषता है उसको ध्यान में रखने का काम है नागालैंड की विधानसभा का। इसका मतलब हुआ कि संसद द्वारा बनाया गया कानून नागालैंड पर तभी लागू होगा जब वहां की विधानसभा इस संदर्भ में संकल्प पारित कर देती है। देखिए कौन कौन से प्रावधान हैं हम देखते हैं। नागाओं की सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं, अगर संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया है, हमारी पार्लियामेंट ने कोई ऐसा एक्ट बना दिया है, ऐसा कोई कानून बना दिया है जो नागालैंड की सामाजिक धार्मिक मान्यताओं के अनुकूल नहीं है और वहाँ की विधानसभा ने कह दिया कि भाई ये जो एक्ट है, ये जो अधिनियम है, ये जो कानून है, ये नागालैंड की सामाजिक धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषता से मैच नहीं कर रहा है, तो वो आर्टिकल, वो अधिनियम, वो कानून जो भी है वो नागालैंड में लागू नहीं होगा। दूसरा है कस्टमरी लॉज, यानी कि कुछ नागालैंड जो नागा जनजाति है, जो नागा लोग हैं, उनकी अपनी कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। कस्टमरी लॉज उनके हैं, खुद की उनकी कुछ सांस्कृतिक नियम हैं, कुछ रेगुलेशन हैं। अगर संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून नागाओं की संस्कृति से, नागाओं की परंपराओं से, नागाओं के रीति रिवाजों से मैच नहीं कर रहा, मैं यूँ कहूँ कि संसद द्वारा बनाया गया कानून और नागा जनजातियों की परंपरा या रीति रिवाज अगर आपस में टकराव करते हैं तो वहाँ पर संसद के कानून को पीछे हटना होगा। वहाँ पर नागा संस्कृति को, नागाओं की परंपराओं को, रीति रिवाजों को हम किसी भी तरीके से चोटिल नहीं कर सकते। तीसरा है सिविल या क्रिमिनल जस्टिस, यानी कि जब हम दीवानी या फौजदारी न्याय की बात करते हैं और मान लेते हैं ऐसा कोई दीवानी फौजदारी मामला है जो कोर्ट में चला गया है, लेकिन उस मामले को वहाँ की परंपरा, वहाँ की रीति रिवाज, वहाँ की जो सांस्कृतिक जो संस्कृति है वो अगर हल कर सकती है, तो पहला हम ये ऐसा प्रयास करेंगे कि पहल किसकी रहेगी, पहल रहेगी वहाँ की संस्कृति की, वहाँ की परंपरा की, वहाँ के रीति रिवाजों की। यानी कि हम सीधा शब्दों में ये कह सकते हैं कि संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून या सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय हम जबरन नागालैंड पर लागू नहीं करेंगे। हम वहाँ की संस्कृति को, उनकी परंपराओं को, उनके रीति रिवाजों को, उनके मूल्यों को, उनके विश्वास को, उनको सब पहल देंगे। उसके बाद संसद का कोई कानून है वो लागू होगा। भूमि संसाधन जो है उसका स्वामित्व और हस्तांतरण ये कैसे होगा, ये डिपेंड करता है उनकी अपनी संस्कृति पर, उनकी अपनी धार्मिक जो भी मान्यता है उस पर।
वहाँ भूमि का हस्तांतरण कैसे होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, भूमि का स्वामी कौन बनेगा, केवल लड़कियां बनेंगी, लड़के बनेंगे, दोनों बनेंगे, बड़ा लड़का बेटा बनेगा, छोटा बेटा बनेगा, ये वहाँ की संस्कृति है, ये वहाँ की परंपरा है, कोई परंपरा है, रीति रिवाज है, तो वो अपनी परंपरा के अनुकूल उसका संचालन करेंगे। हमारी कोई भी नीति, हमारा कोई भी कानून, संसद का कोई भी अधिनियम इसमें फेरबदल नहीं करेगा। ये आर्टिकल 371A के तहत नागालैंड को ये शक्ति प्रदान है। आप समझ रहे हैं कि संसद द्वारा बनाया गया कानून पूरे भारत पर लागू होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर संसद द्वारा बनाया गया कानून लागू होने से पहले उन लोगों की परमिशन लेनी आवश्यक है। और यहाँ पर नागालैंड की परमिशन का मतलब क्या है, नागालैंड की विधानसभा ये कह दे कि हाँ भाई ये कानून यहाँ पर लागू हो सकता है, तो वहाँ पे लागू हो सकता है, अन्यथा नहीं। अब नागालैंड में एक पहाड़ी क्षेत्र है त्युएनसांग, और मोस्टली हम इसी क्षेत्र की बात करेंगे। नागालैंड का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है त्युएनसांग, और त्युएनसांग में अगर किसी भी तरीके से आंतरिक अशांति हो गई है, वहाँ पे विद्रोह की स्थिति हो गई है, तो यहाँ के राज्यपाल को विशेष पावर दी गई है जो अन्य राज्यों के राज्यपालों को नहीं प्राप्त है। जब हम आर्टिकल 163 की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि राज्यपाल को स्वयं विवेकी शक्तियाँ प्राप्त है, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 371 ये सिद्ध करता है कि हाँ, राज्यपाल को कुछ स्वयं विवेकी शक्तियाँ प्राप्त है जो कि राष्ट्रपति को नहीं है। अगर त्युएनसांग के क्षेत्र में किसी भी तरीके की कोई आंतरिक अशांति हो जाती है, तो वहाँ के राज्यपाल के पास ये पावर है कि वो उसके लिए विशेष विधि का निर्माण कर सकता है, वहाँ पर स्पेशल कुछ एक्शन ले सकता है। केंद्र सरकार से जो भी धन मिला है नागालैंड के लिए, राज्यपाल को ये पावर है कि उस धन का वितरण करने से पहले वो त्युएनसांग पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। यानी कि मान लेते हैं कि राज्यपाल के पास कुछ फंड आया है, कुछ धन आया है जो नागालैंड के विकास के लिए है, तो जब नागालैंड के विकास के लिए धन खर्च करने की बात आती है तो राज्यपाल पूरे नागालैंड के विकास की बात करेगा, लेकिन सबसे पहले उसको अपना ध्यान केंद्रित करना होगा त्युएनसांग पर। पहले त्युएनसांग के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा, फिर बाकी के नागालैंड भी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 170 की, और आर्टिकल 170 ये कहता है कि किसी भी राज्य की जो विधानसभा सदस्य संख्या है वो न्यूनतम 60 होगी, अधिकतम 500 होगी। क्या कह रहा है, आर्टिकल 170 कहता है कि किसी भी राज्य, यानी कि 28 राज्य हैं तो सभी राज्य इसमें आएंगे, इस 28 राज्यों की जो विधानसभाएं हैं इनकी सदस्य संख्या कम से कम कितनी हो सकती है, 60, और अधिकतम कितनी हो सकती है, 500। परंतु अगर बात करते हैं हम नागालैंड की, तो नागालैंड में मित्रों ये संख्या है 46, इसलिए हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि आर्टिकल 170 नागालैंड पर लागू नहीं होता है, क्योंकि 60 और 500 वाला आंकड़ा ये तो 40 तो से बाहर है, क्योंकि 40 तो 60 से काफ़ी कम है, तो इसलिए हम कहेंगे ये तो अपवाद हो गया, बिल्कुल हो गया। और ये अपवाद क्यों हो गया, ये अपवाद हो गया मित्रों आर्टिकल 371A के कारण। इसका मतलब हुआ कि आर्टिकल 371A ग्रेटर देन आर्टिकल 170। आर्टिकल 371A अधिक पावरफुल है आर्टिकल 170 से, क्योंकि आर्टिकल 371A के पास इतनी पावर है कि वो आर्टिकल 170 को लागू होने से रोक सकता है। इसीलिए नागालैंड की विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है मित्रों, 46। अगला राज्य है मित्रों असम। देखिए हमने यहाँ पे बात कर ली है महाराष्ट्र के बारे में और गुजरात के बारे में, और इनसे संबंधित आर्टिकल है 371। हमने बात कर ली है मित्रों नागालैंड के बारे में, और इसके लिए आर्टिकल है 371A या कै। अब हम बात कर रहे हैं मित्रों असम के लिए, तो सीधी सी बात है यहाँ पे आर्टिकल कौन सा होगा, 371B यानी कि कै। और ये जो आर्टिकल है जोड़ा गया, ये जोड़ा गया मित्रों 22वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1969 द्वारा, और इसके द्वारा आर्टिकल जोड़ा गया 371B या 371 कै। अब यहाँ पे सीधा सा प्रश्न बन सकता है कि असम राज्य के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं वो कौन से आर्टिकल में हैं, तो वो आर्टिकल है 371B 371 कै। किस संविधान संशोधन द्वारा असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान करने का उल्लेख किया गया, तो 22 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1969 द्वारा ये प्रावधान किए गए। और आर्टिकल 371B या कै
राष्ट्रपति को ये पावर देता है, क्या पावर देता है, पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लेते हैं कि ये है असम, और असम के ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो मान लेते पिछड़े हुए हैं, समझ रहे हैं। मान लेते हैं कि ये सिर्फ एग्जांपल है समझाने के लिए कि ये असम राज्य है पूरा, और असम के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि पिछड़े हुए हैं। तो क्या है कि जो असम राज्य की विधानसभा है उसके अंदर एक समिति का गठन होगा, यानी विधानसभा के अंदर ही एक समिति बनेगी जो असम राज्य के विकास के लिए प्लानिंग तैयार करेगी। लेकिन उस समिति में होगा कौन? उस समिति में होंगे असम राज्य के पिछड़े हुए क्षेत्रों के विधानसभा क्षेत्रों के सदस्य। मान लेते हैं कि ए, बी, सी, डी, ई, ये असम के ऐसे 5 विधानसभा क्षेत्र हैं जो कि पिछड़े हुए हैं, और ए, बी, सी, डी, ई, ये मान लेते हैं कि यहाँ से 5 विधायक चुनकर असम की विधानसभा में पहुंच चुके हैं। तो जो असम की विधानसभा के अंदर एक विकास समिति बनाई जाएगी, उस समिति में सदस्य कौन कौन होंगे? ये 5 तो होंगे ही होंगे, क्योंकि ये 5 जो विधायक हैं, 5 जो विधानसभा सदस्य हैं, ये पिछड़े क्षेत्रों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बाकी की जितने क्षेत्र हैं वहां से भी सदस्य होंगे, लेकिन वहां से सदस्य कौन होगा ये तय करेगा राष्ट्रपति। समझ रहे हैं कि असम की विधानसभा के अंदर ही एक विकास समिति बनाई जाएगी, और उस विकास समिति में लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों के सदस्य होंगे। लेकिन जो ऐसे क्षेत्र हैं जो पिछड़े हुए हैं, उनके तो विधानसभा के सदस्य जो हैं यानी विधायक, वो ही सदस्य होंगे, और ऐसे क्षेत्र जो पिछड़े हुए नहीं हैं उनका रिप्रेजेंट करने के लिए भी मेंबर होंगे। लेकिन वो मेंबर कौन होंगे उसको तय कौन करेगा? राष्ट्रपति। और ये विकास समिति क्या करेगी? असम राज्य के विकास के लिए प्लानिंग तैयार करेगी, नियोजना तैयार करेगी। ये उल्लेख है असम के लिए आर्टिकल 371B में। अगला है मित्रों मणिपुर। मणिपुर की अगर बात करते हैं तो मणिपुर की पहले हम बात करेंगे कि मणिपुर को राज्य का दर्जा कब दिया गया मित्रों। तो जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में राज्य के पुनर्गठन के लिए 1971 में प्रावधान किए गए। तो 1971 में मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, पहला तो ये। अब दूसरा देखिए, मणिपुर में मोस्टली हम अगर बात करें तो 2 ऐसे समुदाय हैं। एक तो यहाँ पर है मेइती समुदाय, और दूसरा यहाँ पे आदिवासी हैं। अब आदिवासी में भी कौन कौन है? आदिवासी में है नागा, कुकी, ये कुछ जनजातियां हैं। और मेइती क्या है? ये वैष्णव हिंदू हैं। और जो मेइती है ये है घाटी क्षेत्र में रहने वाले लोग, और ये जो आदिवासी लोग हैं ये रहते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। बात क्लियर हो रही है? जो मणिपुर जो क्षेत्र है बेसिकली वहाँ पे 2 ही ऐसे समुदाय हैं, एक तो है मेइती समुदाय और दूसरे आदिवासी समुदाय हैं। मेइती जो कि मूल उनका क्या है? हिंदू है, वैष्णव हिंदू हैं वो लोग, और वो घाटी क्षेत्र में रहते हैं, यानी कि मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं ये कह सकते हैं। और दूसरे जो हैं आदिवासी हैं नागा कुकी, वो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, और इनकी संख्या भी बड़ी कम है, और ये वहाँ पे बहुसंख्यक हैं। मणिपुर में मेइती हिंदू जो हैं वो बहुसंख्यक हैं, और आदिवासी जो नागा कुकी हैं वो अल्पसंख्यक हैं। और अगर इनकी बात करें हम इनकी आर्थिक क्षमता की, इनकी सामाजिक हैसियत की, तो ये भी कम है। हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि आदिवासी लोग पिछड़े हुए हैं। और 1971 से ही लगातार, ये यूँ कहें कि शुरू से ही नागा कुकी समुदाय की ये डिमांड थी, ये इनकी मांग थी कि हमारे विकास के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं, हमको कुछ विशेष संरक्षण दिया जाए। और संविधान ने क्या किया? 27वां संविधान संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1971 में, और उसके तहत आर्टिकल 371C या 371 जोड़ दिया गया। और जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जो नागा कुकी जनजातियां हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र है, उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए। मैं दोबारा बता दूं, 1971 में मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मणिपुर में मेइती और आदिवासी लोग रहते हैं। आदिवासी लोग जो कि सामाजिक आर्थिक हैसियत से बहुत पिछड़े हुए हैं, और लगातार इनकी डिमांड थी कि इनको विशेष प्रोटेक्शन दिया जाए। और इनको विशेष प्रोटेक्शन देने के लिए, स्पेशल प्रोटेक्शन देने के लिए 27वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, और इसके द्वारा आर्टिकल 371C या 371 जोड़ा गया, और इनको विशेष संरक्षण प्रदान कर दिया गया। वो विशेष संरक्षण प्रदान क्या है वो हम देखते हैं। 371C या गे राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि मणिपुर राज्य के लिए एक विकास समिति का गठन किया जाए। वैसे ही जैसे असम की बात कर रहे थे,
यानी कि मणिपुर की विधानसभा के अंदर ही एक विकास समिति का गठन किया जाएगा। आर्टिकल 371C हमारे राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि राष्ट्रपति मणिपुर राज्य के राज्यपाल को ये आदेश दें कि वो राज्यपाल मणिपुर विधानसभा के अंदर एक विकास समिति का गठन करे और ये विकास समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपे और इस वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर लिखवाया जाए, इस रिपोर्ट को संसद में भी प्रस्तुत किया जाए। इतने प्रावधान हैं। आर्टिकल 371C मोस्टली क्या कर रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, नागा कुकी समुदायों के संरक्षण के लिए, उनके विकास के लिए हमारे राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि राष्ट्रपति मणिपुर राज्य के राज्यपाल को ये आदेश दें कि वह मणिपुर के विकास के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए एक विकास समिति का गठन करें और वो विकास समिति प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जो रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर भी लिखवाई जाएगी, संसद में भी लिखवाई जाएगी, राष्ट्रपति के पास भी उसको प्रेषित किया जाएगा, भेजा जाएगा। अगला है आंध्र प्रदेश, और भाषाई आधार पर गठित होने वाला ये भारत का पहला राज्य था। अब आंध्र प्रदेश में कुछ विशेष प्रावधान किए गए और विशेष प्रावधान करने के लिए मित्रों 32वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया 1973 में और इसके द्वारा 2 आर्टिकल जोड़े गए। एक जोड़ा गया 371D और एक जोड़ा गया 371E। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं घ और ये है अड़े। ये जोड़े गए और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान किए गए। लेकिन इन दोनों प्रावधानों को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, क्योंकि उस समय का आंध्र प्रदेश और आज का आंध्र प्रदेश में बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया था तो उसके बाद तेलंगाना क्षेत्र, देखिए आंध्र प्रदेश में ही था एक तेलंगाना क्षेत्र और शेष आंध्र प्रदेश, इनमें लगातार विवाद थे, द्वंद्व थे और आखिरकार इन द्वंद्वों ने बहुत विकराल रूप लिया और 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 पारित हुआ और आंध्र प्रदेश के 2 हिस्से हो गए। एक आंध्र प्रदेश है ही वर्तमान में और दूसरा एक नया राज्य बना तेलंगाना। और आर्टिकल 371D राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि आंध्र प्रदेश, या हम ये बात करते हैं दोनों ही राज्य की बात कर लेते हैं यहाँ पे। आर्टिकल 371D राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि राज्य में सभी नागरिकों को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर उपलब्ध हों। राष्ट्रपति सुनिश्चित करे अगर किसी व्यक्ति को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो इस संदर्भ में राष्ट्रपति राज्यपाल को आदेश दे सकता है, राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकता है। राष्ट्रपति ये भी सुनिश्चित करेंगे कि उस राज्य के स्थानीय जो नागरिक हैं उनको शिक्षा में और सरकारी नौकरियों में किस सीमा तक आरक्षण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये राष्ट्रपति तय करेंगे कि जो राज्य है आंध्र प्रदेश तेलंगाना, उनके जो स्थानीय नागरिक हैं उनको कितना आरक्षण मिलना चाहिए शिक्षा में, सरकारी नौकरियों में। क्या उनके लिए 100% आरक्षण होना चाहिए, क्या उनके लिए 90% आरक्षण होना चाहिए, 50% आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए या होना भी चाहिए। ये सब तय करने का हक किसका है? राष्ट्रपति का, कि कितना आरक्षण होना चाहिए वहाँ के स्थानीय नागरिकों का। इसके लिए ये 2 ही प्रावधान है, कुछ खास इसमें है नहीं। आर्टिकल 371D और E इतना याद रखना है, दोनों ही आंध्र प्रदेश के लिए हैं और राष्ट्रपति को ये पावर मिलती है इसके तहत कि वो वहाँ के राज्य के नागरिकों के लिए शिक्षा और रोजगार के समान अवसर उपलब्ध करवाएं। इसको वो सुनिश्चित करेंगे। इसमें कुछ खास मेरे ख्याल से उल्लेखनीय नहीं है। और सिक्किम को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछली बार भी कई मित्रों ने, स्टूडेंट ने प्रश्न पूछा था कि सिक्किम का जो एकीकरण है, सिक्किम किस तरीके से भारत में मिला, सिक्किम को कैसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, क्या प्रावधान थे, हम थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं। मित्रों, हुआ क्या था कि जो 35वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1975 में पारित हुआ था और इस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम जो भारत का अंग नहीं था, 1975 तक सिक्किम भारत का अंग नहीं था, एक विदेशी क्षेत्र था। लेकिन 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा हमने सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दे दिया। सहराज्य, एसोसिएट स्टेट, यानी कि पूर्ण राज्य नहीं था, सिर्फ सहराज्य। और इसके लिए हमने क्या किया था? संविधान में आर्टिकल 2A जोड़ा था। और बाद में हुआ 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। इसके द्वारा हमने क्या किया मित्रों? 2A को समाप्त कर दिया
और जो सहराज्य था इसको क्या बना दिया, पूर्ण राज्य। प्रश्न आ जाए कि सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। लेकिन अगर प्रश्न ऐसा आता है कि सिक्किम को सहराज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। और अगर ऐसा आ जाता है कि 35वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को सहराज्य का दर्जा किस तरीके से दिया, तो उसके लिए उत्तर क्या है, आर्टिकल 2A जोड़कर। और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा आर्टिकल 371 में एक और आर्टिकल जोड़ा गया, एक और क्लॉज जोड़ा गया मित्रों, वो है F। ये इसको कह सकते हैं हम चे। सिक्किम के लिए कौन सा आर्टिकल है, 371 F। और इसमें क्या प्रावधान है, देखिए मित्रों, इसमें कहा गया कि सिक्किम की जो विधानसभा है उसकी जो सदस्य संख्या है वो होगी 30। यानी कि फिर वही बात, यहाँ पर आर्टिकल 170 लागू नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 371 F ग्रेटर देन आर्टिकल 170, यानी कि आर्टिकल 170 को लागू यहाँ पर हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 371 F लागू है। इसका मतलब 371 जो आर्टिकल है वो अधिक पावरफुल है आर्टिकल 170 से। एक तो ये कहा गया। दूसरा ये कहा गया कि जो सिक्किम है वो अपने आप में एक संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है, यानी कि सिक्किम से लोकसभा की कितनी सीटें फिक्स रहेगी, वो है 1। यानी कि पूरा का पूरा सिक्किम ही एक लोकसभा क्षेत्र है। सिक्किम के टुकड़े नहीं किए गए कि इसमें 3, 4 या 5 क्षेत्र बना दिए जाएंगे। पूरा का पूरा सिक्किम एक ही लोकसभा क्षेत्र है। पूरे के पूरे सिक्किम से एक ही लोकसभा के सांसद का निर्वाचन होगा। आर्टिकल 371 F जो है वो हमारे राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि अगर किसी राज्य में कोई कानून, कोई अधिनियम बना है और लागू हुआ है और राष्ट्रपति को लगे कि इस अधिनियम को सिक्किम में भी लागू हो जाना चाहिए, या तो वैसे का वैसा या कुछ संशोधनों सहित, तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। मान लेते हैं कि राजस्थान सरकार ने कोई अधिनियम पारित किया राजस्थान की जनता के लिए, लेकिन राष्ट्रपति को लगे कि ये अधिनियम सिक्किम में भी लागू होना चाहिए, तो राष्ट्रपति उस कानून को, उस अधिनियम को उठाकर सिक्किम पर लागू कर सकते हैं, वैसा का वैसा। या इसमें यह भी हो सकता है कि उस अधिनियम में कुछ संशोधन करके उसको सिक्किम में लागू किया जाए, लेकिन लागू करने से पहले एक पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करना होगा, लोक अधिसूचना जारी करनी होगी कि सिक्किम में राजस्थान का ये अधिनियम लागू किया जा रहा है। यहाँ पे राजस्थान का मतलब राजस्थान, पंजाब, हरियाणा कोई भी हो सकता है, यानी किसी भी राज्य के अधिनियम को उठाकर सिक्किम पर लागू किया जा सकता है। ये राष्ट्रपति के पास पावर है 371 F के तहत। अगला है मित्रों मिजोरम। मिजोरम देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत मिजोरम जो राज्य है वो असम का ही एक क्षेत्र था, यानी असम से अलग नहीं था, असम में ही था। और असम में था इसका मतलब वो 6ठी अनुसूची में भी था। क्लियर। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उत्तर पूर्व पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत क्या होता है कि मिजोरम को असम से अलग कर दिया जाता है। लेकिन बनाया क्या जाता है मित्रों, बनाया जाता है यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश। पहले क्या है, मिजोरम असम का ही एक हिस्सा था, और चूंकि असम का उल्लेख 6ठी अनुसूची में है, इसका मतलब उस समय मिजोरम का उल्लेख भी 6ठी अनुसूची में था। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा की हम बात करते हैं तो मिजोरम 6ठी अनुसूची में था, हालांकि अब भी है, लेकिन उस समय असम के अंदर था, अब असम से स्वतंत्र है। तो उसके बाद में उत्तर पूर्व राज्य हैं, यानी कि जिसको हम पूर्वोत्तर कहते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक अधिनियम लाया गया था 1971 में, और उस अधिनियम के तहत असम से मिजोरम को अलग किया गया। लेकिन अलग करके इसको राज्य नहीं बनाया गया, इसको बनाया गया यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित क्षेत्र। और 1986 में जाकर क्या बनाया गया मित्रों, मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला मिजोरम को, 1986 में। यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट हैं। पहला प्रश्न आ सकता है कि मिजोरम को असम से अलग कब किया गया, उसका उत्तर 1986 नहीं होगा, उसका उत्तर होगा 1971 के तहत 1972 में। ये भी थोड़ा याद रखना, अधिनियम 1971 का है, पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत 1972 में मिजोरम को असम से अलग किया गया, और 1986 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और 53वें संविधान संशोधन द्वारा 1986 में
53th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1986 के तहत संविधान में आर्टिकल जोड़ा गया 371 जी, या जिसको हम कह सकते हैं आर्टिकल 371 6। क्लियर। 53 में संविधान संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा आर्टिकल 371 जी जोड़ा गया, 371 6 जोड़ा गया और इसके तहत मिजोरम राज्य को विशेष दर्जा दिया गया। मिजोरम राज्य के बारे में विशेष प्रावधान किए गए। और विशेष प्रावधान क्या किए गए मित्रों, एक ही बड़े मजे की बात है, विशेष प्रावधान क्या किए गए, जो नागालैंड के बारे में किए गए थे, बिल्कुल सेम। यहां पर हम नागा को हटा देंगे, हम यहां पे क्या लिख देंगे, मिजो। जो मिजो क्षेत्र है, जो मिजो जनजाति है, उनकी जो सामाजिक धार्मिक मान्यताएं हैं वहां तक संसद का कानून लागू नहीं होगा। जैसे मैंने कहा था ना कि नागालैंड में कौन से कानून लागू होंगे, संसद का कौन सा कानून नागालैंड में लागू होगा, इसके लिए नागालैंड की विधानसभा उस संदर्भ में संकल्प पारित करेगी कि हाँ भाई ये अधिनियम लागू हो जाना चाहिए। तो मिजोरम में कौन सा होगा, मिजोरम में भी संसद द्वारा पारित किए गए वे अधिनियम लागू होंगे जिसको मिजोरम की विधानसभा एक संकल्प द्वारा पारित करके ये कह दे कि हाँ ये कानून यहाँ पे लागू हो जाने चाहिए। और कौन से लागू नहीं होंगे, देखिए जो मिजो जनजाति है, अगर उनकी सामाजिक धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ अगर कोई कानून है तो वो लागू नहीं होगा। हाँ, अगर वहाँ की विधानसभा कह दे कि लागू हो जाना चाहिए तो हो सकता है। कस्टमरी लॉज, अगर मिजो जनजाति की कुछ अपनी परंपराएं हैं, अपने रीति रिवाज हैं, अपने मूल्य हैं, अपने विश्वास हैं, अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं, उस समय वहां पर संसद का कोई कानून लागू नहीं होगा। यानी कि उनका अगर किसी भी तरीके से मिजो जनजाति के कस्टमरी लॉज के साथ विरोध है तो हम ये कह सकते हैं कि कस्टमरी लॉज ग्रेटर देन पार्लियामेंट एक्ट, यानी कि संसद द्वारा पारित किया गया कानून छोटा हो जाएगा मिजो जनजाति के कस्टमरी लॉज के आगे, मिजो जनजातियों की परंपराओं के आगे, रीति रिवाजों के आगे संसद द्वारा बनाया गया कानून छोटा पड़ जाएगा। हाँ, अगर उस राज्य की विधानसभा ये कह दे कि हाँ भाई ये कानून लागू हो जाना चाहिए तो हो सकता है। सिविल क्रिमिनल जस्टिस का हम संबंध स्थापित करेंगे कस्टमरी लॉज के साथ। अगर हम दीवानी फौजदारी न्याय की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम किसी भी तरीके की जो न्यायपालिका है उसके नियम लागू नहीं करेंगे, वहाँ पर पहले उनके कस्टमरी लॉ की बात करेंगे। अगर उनकी जनजाति में दीवानी फौजदारी न्याय के लिए कुछ परंपराएं हैं, कुछ रीति रिवाज हैं, कुछ उनकी मान्यताएं हैं, तो हम पहले उनको महत्व दिया जाएगा, उसके बाद में हमारी कानून व्यवस्था को। भूमि संसाधन का जो स्वामित्व है कैसे होगा, हस्तांतरण कैसे होगा, ये तय करता है उन जनजाति के लोगों पर, वहाँ की विधानसभा पर। तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि संसद द्वारा बनाया गया कोई एक्ट, कोई अधिनियम मिजोरम में कब लागू होगा, कब लागू नहीं होगा, ये तय करती है ये चार बातें। अगर उनके सामाजिक धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है तो लागू नहीं होगा, अगर उनके कस्टमरी लॉज के खिलाफ है तो लागू नहीं होगा, अगर उनके दीवानी फौजदारी मामलों के संबंध में उनके जो कस्टमरी लॉज हैं उनके विरोध में है तो लागू नहीं होगा, उनका भूमि का स्वामित्व हस्तांतरण कैसे होगा ये उनके कस्टमरी लॉज तय करेंगे। तो संसद द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा अगर वहाँ की विधानसभा इस संदर्भ में संकल्प पारित कर दे तो। और जो मिजोरम जो राज्य है उसकी जो विधानसभा सदस्य संख्या है मित्रों वो कितनी है, 40। फिर वही बात, आर्टिकल 170 यहाँ पे कमज़ोर पड़ जाएगा, 371G ग्रेटर देन आर्टिकल 170। क्लियर, ये बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि जहाँ भी विधानसभा सदस्य संख्या 60 से कम है इसका मतलब वहाँ पर आर्टिकल 170 लागू नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 371 के आगे जो क्लॉजेज हैं, जैसे 371G के तहत। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसे पहले पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी के नाम से जाना जाता था, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा के नाम से जाना जाता था। शब्दों को समझना ज़रा। पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी किस राज्य का नाम था, अरुणाचल प्रदेश का, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से इसको जाना जाता था। 1971 में जब पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1971 पारित किया गया, उसके तहत 1972 में अरुणाचल प्रदेश को
संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया, यानी कि इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, पूर्ण राज्य इसको नहीं दिया गया। इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया मित्रों 1987 में। 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश, जिसको पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी के नाम से जाना जाता था पहले, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, 1971 में पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1971 पारित होता है और उस अधिनियम के तहत 1972 में अरुणाचल प्रदेश को संघ राज्य यानी कि यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि 55वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित होता है 1986 में और इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाते हैं और 1986 वाला जो अधिनियम 1987 में लागू होता है और 1987 में ही अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। और 55वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया 371H जोड़ा गया और 371H के तहत 371 के तहत अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की गई, जिसके तहत वह अरुणाचल प्रदेश में शासन व्यवस्था को बनाए रखे। और इसी आर्टिकल में ये भी कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश की जो विधानसभा की सदस्य संख्या है मित्रों वो होगी 30। फिर वही बात, यानी कि यहाँ पर आर्टिकल 170 लागू नहीं होगा। बाकी इसके बारे में कुछ उल्लेखनीय नहीं है। आपको 2-3 बातें याद रखनी है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1987 में। अरुणाचल प्रदेश के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं वो कौन से आर्टिकल के तहत किए गए हैं? 371 के तहत। और अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है वो कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? वो है 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के तहत। अगला है गोवा। देखिए, जब भारत को पुर्तगाल से कुछ क्षेत्र प्राप्त हुए थे, कौन कौन से थे हम देखते हैं। गोवा, दमन दीव। तो उस समय गोवा को दमन दीव की तरह क्या बनाया गया था? यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र। लेकिन 1987 में गोवा को क्या कर दिया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और गोवा के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए और विशेष प्रावधान करने के लिए क्या किया गया? 56वां संविधान संशोधन हुआ 1987 में और आर्टिकल 371 जोड़कर गोवा के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर दिए गए। विशेष प्रावधान क्या किए गए कि गोवा के राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियां दी गई जो अन्य राज्यपालों को प्राप्त नहीं है कि वह गोवा में शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित कर सके। और इसमें यह भी कहा गया कि गोवा की जो विधानसभा की सदस्य संख्या है वो अधिकतम कितनी होगी या उस समय कितनी होगी? 30। यानी कि जो न्यूनतम संख्या 60 वाला प्रावधान है यहाँ पर लागू नहीं होगा, यानी कि आर्टिकल 170 यहाँ पर भी लागू नहीं होगा। यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गोवा के अगर दोनों की बात करें तो इन दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। बस 2-3 बातों का ख्याल रखना है। एक तो यहाँ पर 56वां संविधान संशोधन के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया और दूसरा आर्टिकल कौन सा है? 371। बाकी लगभग सेम है, विधानसभा सदस्य संख्या दोनों में ही सेम है। अगला है मित्रों कर्नाटक। 98वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक आर्टिकल जोड़ा गया 371 नए, हम इसको कह सकते हैं 371 और इसके तहत कर्नाटक का एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं हैदराबाद कर्नाटक। ये हैदराबाद कर्नाटक एक नाम है, हैदराबाद और कर्नाटक नहीं है। हैदराबाद और कर्नाटक के लिए विकास के लिए विशेष प्रावधान करने का उल्लेख है। क्या कहा मैंने कि 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा संविधान में आर्टिकल 371 या 371 जोड़कर कर्नाटक राज्य का एक क्षेत्र है हैदराबाद कर्नाटक, इसके विकास के लिए राज्यपाल को विशेष शक्तियां प्रदान की गई है कि राज्यपाल इस क्षेत्र के विकास के लिए विकास बोर्डों का गठन करे, विकास बोर्ड का गठन किया जाए। हैदराबाद कर्नाटक जो क्षेत्र है वहाँ पर सभी को रोजगार के, शिक्षा के अवसर मिलें। हैदराबाद कर्नाटक के क्षेत्र के लोगों को सरकारी नौकरियों में, शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान हो। ये सारी बातें जो है वो आर्टिकल 371 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को आदेश के जरिए प्रेषित करता है।
यानी कि आर्टिकल 371 जे राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि वह राज्यपाल को आदेश दें कि हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के नागरिकों को शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में समानता मिले, उनको शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में आरक्षण मिले, उन क्षेत्रों का विकास हो, वहाँ के नागरिक अधिक विकसित हो पाएँ, मुख्य धारा में जुड़ सकें, उस क्षेत्र के लिए विकास बोर्डों का गठन किया जाए। ये सारे प्रावधान आर्टिकल 371 के तहत प्रावधान किया गया है। तो मित्रों, लगभग जो 11 ऐसे राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, जिनके बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं, उनको हमने पढ़ लिया है। हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लगभग हर एक फैक्ट को टच करने की कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।